शो। हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट विजन। आज का जो टॉपिक है ये होगा हमारा रेक्टिफिकेशन का टॉपिक। और ये कहाँ आता है सर? आपके मॉड्यूल में असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में आता है। सेक्शन 154 एंड 155 ऐसे दो सेक्शन होते हैं रेक्टिफिकेशन के अंदर में, लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है सेक्शन 154। तो 154 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। कितने मार्क को आ सकता है? 0 से 4 मार्क के लिए आ सकता है। और रेक्टिफिकेशन जो है ये असेसमेंट प्रोसीजर का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट बनता है। अच्छा जी सर, रेक्टिफिकेशन करना मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी, उस गलती को सुधार देना। अब गलती को कौन सुधार सकता है? पहला, खुद होकर के अपने को समझ में आ गया जीवन में अपनी गलती है तो बस हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना, साहब मेरी रेक्टिफिकेशन कर दो, गलती हो गई। दूसरा, कई बार आपको जिंदगी के अंदर में रेक्टिफिकेशन मतलब आपकी गलतियां कौन बताता है? दूसरे बताते हैं। तो रेक्टिफिकेशन करने के दो तरीके हुए। पहला तरीका, खुद होकर के अपनी गलती मान लो। दूसरा तरीका होता है कि भैया आप एप्लीकेशन आपको बता दिया जाए कि आपकी ये गलती है और उस तरीके से क्या हो, रेक्टिफिकेशन हो। तो सेक्शन 154 ये रेक्टिफिकेशन की बात करता है। और सेक्शन का प्रोविजंस इस तरीके से चालू होता है, विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। यस, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी रिफर्ड इन सेक्शन 116। अब आपने मेरे साथ इनकम टैक्स अथॉरिटी का सेक्शन तो पढ़ा ही है, सेक्शन 116। तो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब वो ऑफिसर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता होगा वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है सेक्शन 116 में। तो बताइए, क्या सीसीआईटी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है? यस, क्योंकि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। बताइए, क्या सीआईटी अपील अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है 154 में? यस, क्योंकि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। अच्छा जी, किस चीज को रेक्टिफाई किया जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑर्डर को या किसी भी इंटीमेशन को रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो कोई भी ऑर्डर जो अथॉरिटी इशू कर रही है, जो सेक्शन 116 में लिखा है, वो सारे ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकते हैं सेक्शन 154 के तहत। सारे इंटीमेशन भी रेक्टिफाई हो सकते हैं। अब एक बात समझ लेना, इस धरती पे इंटीमेशन तीन ही प्रकार के हैं। इस धरती पे इंटीमेशन तीन ही प्रकार के हैं, या तो 143(1) या 200A या 206CB। अब आप पूछेंगे तीनों में फर्क क्या है? एकदम सरल तरीके से तुम्हें समझा देता हूं। देखो, रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद जो इंटीमेशन आता है वो होता है 143(1) में। दूसरा, टीडीएस का रिटर्न भरने के बाद जो इंटीमेशन आता है वो होता है 200A में। और 206AB 206CB का जो इंटीमेशन होता है वो टीसीएस रिटर्न के बाद आता है। मतलब ये इंटीमेशन आएगा, ये जो इंटीमेशन है ये आएगा आफ्टर आरओआई। ये इंटीमेशन होगा आफ्टर टीडीएस रिटर्न। ये इंटीमेशन होगा आफ्टर टीसीएस रिटर्न। कुल मिला के आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है किसी भी तरीके के ऑर्डर या किसी भी तरीके के इंटीमेशन को क्या किया जा सकता है? रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या सर रेक्टिफिकेशन के लिए हमें कोई फीस पे करनी पड़ती है? द आंसर इज ना मुन्ना ना। देयर इज नो फीस पेबल फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन। कैसे करते हैं रेक्टिफिकेशन, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। आपने सबसे पहले incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपने लॉग इन करना है ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू, राइट। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पे आपको फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्म्स के अंदर में जाना है और फॉर्म्स के अंदर में आपको रेक्टिफिकेशन का फॉर्म सिलेक्ट करना है। फिर आपको पूरा का पूरा टैब ओपन होगा, बेसिक डिटेल्स डालिए, क्या ऑर्डर है जिसको रेक्टिफाई करना है वो डालिए, और रेक्टिफिकेशन में एग्जैक्टली आप क्या रेक्टिफिकेशन चल रहा है वो डिटेल्स डाल दीजिए। काम खत्म, सबमिट कर दीजिए एंड दे विल गो फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है सर, कौन कौन सी अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन कर सकती है? देखिए, लॉजिकली सेक्शन 116 में जितनी अथॉरिटी है वो सारी की सारी रेक्टिफिकेशन कर सकती है। यस, सो अथॉरिटी में कौन कौन कवर होता है? क्या सीआईटी अपील कवर होता है? यस। क्या सीआईटी कवर होता है? यस। तो सीआईटी जो अपने ऑर्डर पास कर रहा है 263 264 में, क्या ये भी रेक्टिफाई हो सकते हैं? आंसर इज यस, रेक्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन कौन सी अथॉरिटी कवर नहीं है? अब ये देखो, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या आईटीएटी रेक्टिफाई कर सकता है क्या? अंडरस्टैंड करना, जो भी सेक्शन 116 में इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा वो रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकता। अब आप देखिएगा, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेटलमेंट कमीशंस, राइट, ये सब इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते। और जो सेक्शन 116 के अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, काम खत्म, वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता 154 में। हाउएवर दे हैव देयर ओन पावर इनटू देयर ओन सेक्शन। 154 में रेक्टिफिकेशन ये लोग नहीं कर सकते। हाँ, बट क्योंकि ये लोग वो सारी अथॉरिटी है जिनके पास इनकम टैक्स अथॉरिटीज की भी पावर है, ये अपने रेक्टिफिकेशन खुद कर सकते हैं अंडर द डिफरेंट सेक्शन। 154 में इन्हें क्या नहीं माना जाता? अथॉरिटी नहीं माना जाता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आईटीएटी के पास सारे पावर है इनकम टैक्स अथॉरिटी के, तो आईटीएटी को अगर रेक्टिफिकेशन करना भी है तो वो सेक्शन 254 में करेगा, 154 में नहीं कर पाएगा। 154 में रेक्टिफिकेशन वही कर सकता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी, कम ऑन वंस अगेन, 154 में रेक्टिफिकेशन वही कर सकता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते जो सेक्शन 116 में लिखी है,
आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है दोस्त, एक स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन हो सकता है और ऑन एप्लीकेशन हो सकता है। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो अपनी गलती खुद को समझ में आ जाए स्यूमोटो, या तो फिर कोई एप्लीकेशन कर दे डिपार्टमेंट को कि सर ये गलती हुई है आपके ऑर्डर पास करने में, आप इसे रेक्टिफाई कर दीजिए। तो या तो डिपार्टमेंट को खुद को समझ में आ जाएगा उनकी गलती हुई है, या असेसी एप्लीकेशन करेगा कि सर ये गलती हुई है प्लीज इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। यस। अच्छा, एक बात याद रखिए, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता जब तक कि आप OOBH ना दे दे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ना दे दे। आई एम श्योर आपको याद होगा OOBH क्या था दोस्तों, जरा याद करके देखो OOBH क्या था। OOBH का मतलब था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मान लीजिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेक्टिफिकेशन करने के बाद असेसी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी या रिफंड रिड्यूस हो रहा होगा, तो ऐसे केस में असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना ही चाहिए। और अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलता तो ऐसा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर एक इनवैलिड ऑर्डर बन जाएगा। सो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या रिफंड रिड्यूस हो रहा है तो ऐसे केस में OOBH देना मैंडेटरी है, नहीं तो रेक्टिफिकेशन वुड बी बैड इन लॉ। So an amendment enhancing the liability or reducing the refund shall not be made unless notice to assessee has been given, that is OOBH, opportunity of being heard। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये चीज जो आपको एग्जाम में पढ़नी चाहिए, सर रेक्टिफिकेशन जो है इसको कब तक के कंप्लीट कर देना है, मतलब व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन कब तक हो जाना चाहिए। इसका बेस जाता है इंटरलिंकिंग करते हुए कि रेक्टिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। एक, डिपार्टमेंट स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन कर दे, दूसरा क्या हो सकता है कि असेसी एप्लीकेशन करे और रेक्टिफिकेशन हो जाए। अगर डिपार्टमेंट स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन करना चाहता है तो इट हैज टू बी डन विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड। जिस साल ऑर्डर पास किया था उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 साल के अंदर में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना होगा। तो वापस से, जिस साल ऑर्डर पास किया था उस फाइनेंशियल ईयर से 4 साल के अंदर में डिपार्टमेंट को स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन कर लेना होगा। जनरली रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, 4 years। ये बात याद रखना, जनरली रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, 4 years। दूसरा हो सकता है कि असेसी ने आपको बताया कि सर देखिए आपने जो ऑर्डर पास किया है ये ऑर्डर थोड़ा सा गलत है, इसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर असेसी की तरफ से एप्लीकेशन आया है तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर हैज टू बी डन विद इन 6 months। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर शैल बी पास विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर में क्या हो जाना चाहिए, रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो स्यूमोटो एप्लीकेशन अगर है, स्यूमोटो अगर किया है ओन मोशन में, तो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास। अगर एप्लीकेशन किया है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। क्लियर है मालिक। हालांकि एक बात यहां पे बहुत याद रखने लायक होगी कि जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो भी विद इन 4 years होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। मान लो आप एप्लीकेशन ही 6 years बाद कर रहे हैं तो एओ का तो पावर ही खत्म हो गया आपके रेक्टिफिकेशन करने का, क्योंकि उसका मैक्सिमम टाइम जो ऑर्डर पास करने का था वो 4 years ही था। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो एप्लीकेशन हैज टू बी डन विद इन 4 years, और जब भी एप्लीकेशन आपने किया वहां से 6 months में आपका क्या हो जाना चाहिए, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। यस। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। एक कंसेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर रेक्टिफिकेशन टॉपिक्स के अंदर में। यस, रेक्टिफिकेशन टॉपिक्स में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। चलिए इस कंसेप्ट को बता कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, सेक्शन 154 में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है, वेरिन अगर कोई मैटर कंसिडर एंड डिसाइड हो चुका है अपील या रिविजन में, तो उस मैटर का जो रेक्टिफिकेशन है वो हायर अथॉरिटी कर पाएगी, लोअर अथॉरिटी नहीं कर पाएगी, एओ नहीं कर पाएगा। सो अगर कोई मैटर कंसिडर एंड डिसाइड हो चुका है अपील या रिवीजन के अंदर में, तो एओ उस मैटर का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। हालांकि एओ उस मैटर का रेक्टिफिकेशन कर सकता है जो अब तक अपील या रिवीजन के अंदर में कंसिडर एंड डिसाइड नहीं हुई है। यानी हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म कर रहे हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए क्या हुआ कि एओ ने असेसमेंट किया 143(3) के अंदर में, दैट इज रेगुलर असेसमेंट। सो एओ ने जैसी असेसमेंट किया, एओ ने क्या किया, जैसी असेसमेंट किया उसने 4 एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए, ए बी सी और डी, बराबर है। अब ए बी और सी को लेकर के आप चले गए अपील में, मैटर डिसाइड हो गया। क्या ए बी और सी से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो अपील में चले गए, अपील में कंसिडर होगा। हालांकि डी जो मैटर अपील में कंसिडर एंड डिसाइड नहीं हुआ उसका रेक्टिफिकेशन एओ आज भी कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। सो इफ इट इज डिसाइडेड in an appeal or revision, matter which has been considered and decided in appeal cannot be rectified or amended. हालांकि other matter which has not been decided can be rectified or amendment, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर।
वही पॉइंट 8 पॉइंट में वापस लिखा है, इफ अपील हैज बीन फाइल्ड बट मैटर हैज नॉट येट बीन कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन अपील, रेक्टिफिकेशन इज स्टिल पॉसिबल। यस और नो? The assessee can file an appeal or make an application for revision under 264 against the order of rectification। आपके रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के खिलाफ, मान लीजिए आपने ऑर्डर रेक्टिफाई कर लिया, क्या इसके खिलाफ कोई अपील या रिवीजन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। ये एओ का ऑर्डर है और एओ के ऑर्डर के खिलाफ अपील या रिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है। यस और नो? रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रेक्टिफिकेशन है ये भी अब क्या होंगे? फेसलेस होंगे, राइट? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एसएससी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टीम बेस्ड रेक्टिफिकेशन। तो अब जो रेक्टिफिकेशन है ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? फेसलेस होंगे और गवर्नमेंट इसके लिए क्या बना देगी? स्कीम बना देगी। यस, अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, कुछ पॉइंट समझ ले और पॉसिबल है तो यहां लिख ले। एक स्टिकी नोट होगा तो स्टिकी नोट लगा करके लिख ले। बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है? आंसर इज यस। पास्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मान लीजिए अभी कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, राइट? फॉर एग्जांपल इसे ऐसे समझिए, एओ ने कोई ऑर्डर पास किया अलाउइंग अ पर्टिकुलर डिडक्शन, बराबर है? फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया कि नहीं है, डिडक्शन नहीं देना है। एओ ने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर दिया और आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया आफ्टर गिविंग ओओबीएच। बताइए, क्या ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर एक वैलिड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है? यस, एक वैलिड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर कोई आता है तो मान लिया जाता है कि पहले जो आपने ऑर्डर पास किया था वो एक एरोनियस ऑर्डर था और इसी के लिए रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। बताइए, चेंज इन लॉ, अगर आपका लॉ चेंज हो जाता है तो क्या इस बेसिस पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है? मान लीजिए पहले कोई एक्सपेंसेस अलाउ था, लॉ चेंज हुआ, अब वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ अमेंड हुआ। बताइए, क्या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जा सकता है? यस, इसके ऊपर ऑलरेडी डिसाइडेड केस लॉ है कि अगर कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होता है तो ऐसे केस में जो अर्लियर ऑर्डर पास है उसे एरोनियस माना जाता है और अब जो रेक्टिफिकेशन आप करेंगे ये एक वैलिड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर होगा, ये एक वैलिड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ के बेसिस पे भी जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है ये एक वैलिड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है। हालांकि चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे, मान लीजिए चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना चाहता है तो क्या ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकता है? इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एओ को पहले लगता था कि एक्सपेंसेस का डिडक्शन देना चाहिए, उसने एक्सपेंसेस का डिडक्शन पिछले कई सालों में दिया है, इस साल एओ को ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, इस चीज का डिडक्शन देना ही नहीं चाहिए, उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया। बताइए, क्या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जा सकता है? एक बात याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड इन केस ऑफ चेंज इन ओपिनियन। चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, तो ये एक बिग नो है। चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ के बेसिस पे किया जा सकता है, पर चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट मालिक? यस, अच्छा जी सर। तो रेक्टिफिकेशन किस चीज का हो सकता है? क्विक रिवीजन। रेक्टिफिकेशन किस चीज का हो सकता है? ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का हो सकता है। स्यू मोटो रेक्टिफिकेशन कब तक पास हो सकता है? 4 इयर्स तक के। एप्लीकेशन दिया तो 6 मंथ्स के अंदर में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इस सेक्शन में रेक्टिफिकेशन वही कर सकता है जो अथॉरिटी कहलाएगा सेक्शन 116 के अंदर में। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या रिफंड रिड्यूस हो रहा है, ओओबीएच देना मैंडेटरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है, दैट मींस जो मैटर अपील या रिवीजन में कंसीडर हो चुका है उस मैटर का रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। फिर हमने बात करी चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है, पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है। और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है चार्ट रिवीजन में खत्म होता है। बताइए, क्या आपने सोचा था 13 मिनट्स के अंदर में लगभग आप पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे? नहीं सोचा था। यही है चार्ट रिवीजन का बेनिफिट्स। ये चार्ट आपको ekathamacademy.com पे मिल जाएंगे या हमारे जितने सेंटर्स पार्टनर्स हैं वहां पे मिल जाएंगे। मैं था विजय साडा और आपको रेक्टिफिकेशन का क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपका जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है एमआरपी, इस क्वेश्चन बैंक को जाकर के जिसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं जितने पॉइंट्स यहां लिखे उसी बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे, राइट। दूसरा, आपको ऑडियो रिवीजन दिया है मैंने रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में, डेफिनेटली वो ऑडियो रिवीजन को सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाना।